हेमंत को हैदराबाद में सर्विस ज्वाइन किए चंद हफ्ते होने को आए थे, मगर अभी तक कोई ढंग का किराए का घर नहीं मिल सका था। जो घर उसे पसंद आता, इसका किराया बहुत ज़्यादा होता। आखिरकार शहर के एक पोश इलाके में इसे एक बड़ी अच्छी कोठी इंतहाई मुनासिब किराए पर मिल गई। सोने पे सुहागा ये था कि पूरी कोठी फुली फर्निश थी। हेमंत की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसने अपनी अम्मा अब्बा पर जोर दिया कि वो फ़ौरन इसके पास हैदराबाद आ जाएं, मगर बड़े भाई के घर बड़े सालों के बाद खुशी मुतवक्के थी, इसलिए अम्मा ने अभी फ़ौरन आने से इनकार कर दिया। हेमंत शाम को घर जाता तो इसको बहुत तन्हाई महसूस होती। पिछले कुछ दिनों से हेमंत बीमार था, मगर नई नौकरी होने के बाद रोज़ काम पर पहुंचता। आज इसे बुखार बहुत तेज़ था और घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। आज शाम से ही बादल आए हुए थे। अचानक गरज चमक से झाला बारिश शुरू हो गई। घर पहुंचकर अभी इसने कपड़े बदले ही थे कि बिजली चली गई। अंधेरे में टकरें खाते बिलाखिर इसको एक मोमबत्ती मिल गई। अभी इसने खाना शुरू ही किया था, अचानक इसको महसूस हुआ कि कोई बहुत हौले से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इसने उठकर दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि एक खूबसूरत खातून 3 बच्चियों के साथ खड़ी थी। हेमंत ने यही अंदाज़ा लगाया कि शायद इनकी गाड़ी इस मौसम में ख़राब हो गई है। वो मदद के उसूल के लिए इसके दरवाजे पर आए हैं। हेमंत ने इनको अंदर आने का कहा। इस खातून ने बड़े अजीब से अंदाज में पूछा कि वो कौन है। हेमंत ने बड़े शाइस्ता अंदाज में इन्हें बताया कि वो इस घर में किराए पर रहता है। हेमंत ने इनको ये भी वाज़े कर दिया कि अभी वो फ़िलवक्त अकेला है, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे इस खातून ने इसकी बात ही गौर से ना सुनी हो। खातून और इनकी बच्चियां अंदर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। खातून ने हेमंत से कहा इनके ड्राइवर के आते ही वो यहाँ से चली जाएगी। हेमंत ने इनको यकीन दहानी कराई कि इनके कुछ घंटे इसके घर गुजारने पर इसको कोई एतराज़ नहीं है। हेमंत को वो खातून बड़ी जानी पहचानी सी लगी। शायद उन्होंने आकर इसकी बड़ी आपा और इसकी शैतान बांजियों की याद दिला दी थी। हेमंत ने यकीन दहानी के लिए एक दफ़ा फिर पूछा, बुरा ना मनाइए तो मैं आपको आपा बुला सकता हूँ? आपका चेहरा मुझे बड़ा देखा भाला सा लग रहा है। वो खातून पहली दफ़ा मुस्कुराई और बोली, तुमने आज बुरे आने वाले वक्त को बड़ी अक्लमंदी से रोक लिया है। इसने बेसमझी से बात को सुना अनसुना कर दिया। वक्त गुजारने के लिए हेमंत ने बच्चों से घुल मिलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हुआ। खातून ने हेमंत को मुखातिब करके कहा, लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। शायद आपको पता नहीं ये कोठी आसिफ ज़दा है। यहाँ पर रखशंदा उसकी 3 बेटियों की रूहें रहती हैं। हेमंत यही समझा कि खातून मजाक करके इसको बेवकूफ़ बना रही है। इसने बड़ी ज़राफ़त से जवाब दिया कि मैं एक अमन पसंद शख्स हूँ। मुझे यकीन है कि मैं और रूहें इकट्ठे एक छत के नीचे रह सकते हैं। खातून ने फिर बड़े पुरस्कार अंदाज में फिर हेमंत से पूछा कि क्या वाकई वो इस हकीकत से नावाकिफ़ है कि यहाँ पर रखशंदा नामी खातून और उसकी बेटियों को यहाँ बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। हेमंत की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। इसको अंदाज़ा हुआ कि वो खातून वाकई संजीदा थी। इसने इकला कर जवाब दिया कि वो इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर लाइल्म था कि इस कोठी में कोई दर्दनाक हादसा हुआ था। इसने खातून को बताया कि वो तो यही समझता था कि मालिकान मुल्क से बाहर हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने इसको यही बताया था। इस खातून ने हेमंत को मुखातिब करके कहा, चलो मैं तुम्हें इस कोठी में हुई दरिंदगी की कहानी सुनाती हूँ। रखशंदा एक अमीर माँ बाप की इकलौती खूबसूरत और पढ़ी लिखी औलाद थी। इसकी माँ का इंतकाल लड़कपन में हो गया था। जब रखशंदा ने एमए किया तो इसके वालिद को कैंसर हो गया। मरने से पहले उन्होंने एक मुतवस्सित तबके के लड़के से जवान की जो इनकी फैक्ट्री में मुलाजिम था, इससे रखशंदा की शादी कर दी। शादी के कुछ अरसे के बाद इसके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद रखशंदा को पता चला कि इसके ना सिर्फ ससुराल वाले बल्कि इसका मियाँ भी इंतहाई हयार और तंग नज़र शख्स है। आहिस्ता आहिस्ता सांप ने केंचली बदलनी शुरू की और रखशंदा ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली गई। इसी दौरान में अल्लाह ने इसे 3 बेटियों से नवाजा। अब तो हर वक्त के ताने और मारपीट इसका मुकद्दर बन गई थी। हर वक्त इसको बेटा पैदा ना करने के मनुष्य होने के ताने दिए जाते।
रक्षंदा ने 1-2 दफ़ा अजीज़ को ये कहने की गलती कर दी कि वो इसको तलाक दे दे। इसके बाद अजीज़ ने इसको इतना मारा कि वो 1 हफ्ते हिलने के काबिल भी ना रही। अजीज़ ने इसको साफ अल्फाज में बताया कि इसकी हैसियत एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की सी है जिसको वो ज़बह कर सकता है मगर आज़ाद नहीं। रक्षंदा का गुनाह सिर्फ ये था कि वो 3 खूबसूरत बेटियों की माँ थी। तीसरी बच्ची के पैदाइश के दौरान होने वाली पेचीदगी के नतीजे में डॉक्टर ने इसकी जान बचाने के लिए ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया था कि वो अब माँ बनने के काबिल नहीं रही थी। घर आते साथ ही इसको सब के बदले हुए तेवर तो नज़र आए थे मगर इस बात का अंदाज़ा ना हुआ कि वो इससे जान छुड़ाने के लिए बेचैन थे। पिछले कुछ दिनों से अजीज़ का रवैया इसकी तरफ और बच्चियों की तरफ बेहतर हो गया था। वो भी खुश थी कि अल्लाह ने इसकी सुन ली। एक दिन अजीज़ इसकी और बच्चियों की अपनी सबकी इंश्योरेंस पॉलिसी के कागजात लाया और बड़े दिलार से रक्षंदा से दस्तखत करवा लिए। एक रात वो बच्चियों के साथ सोई हुई थी। इसने महसूस किया कि किसी ने इनके दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है। वो पागलों की तरह दरवाज़ा पीटती रही मगर सोई गैस इसके कमरे में बढ़ती गई। आखिरकार कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से इनकी सबकी मौत हो गई। अजीज़ और इसके घर वाले सुबह मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे और पूरा कारोबार, घर और 5 करोड़ की इंश्योरेंस के क्लेम के मालिक बन गए। मगर ये पैसा इनको इस्तेमाल करना नसीब ना हुआ। अजीज़ के वालिद सोते में गैस का हीटर खुला रह जाने से ठीक रक्षंदा और उसकी बेटियों की तरह मरे। अजीज़ की रीढ़ की हड्डी एक एक्सीडेंट में टूट गई। अब वो बिस्तर पर अपने दिन पूरे कर रहा था। अहमद ने एक झिरझिरी सी लेकर इस्तग़फ़ार पढ़ी। अचानक ही वो खातून उठ खड़ी हुई। अहमद ने निकलते निकलते इससे पूछा, सुनिए, आपको इस वाक़े की तफसीलात का इल्म कैसे हुआ? वो पीछे मुड़कर मुस्कुराई और बोली, तुम ही बताओ, इतनी तफसीलात किसे पता हो सकती है? तुमने मुझे दिल से आपा बुलाया है, इसलिए तुम्हें ज़िंदा सलामत छोड़कर जा रही हूँ। अहमद के रगों पे में सनसनी सी दौड़ गई। अब इसे समझ आया कि वो खातून इसे इतनी जानी पहचानी सी क्यों महसूस हो रही थी, क्योंकि मास्टर बेडरूम में इनका और इनकी प्यारी बच्ची को पोर्ट्रेट तो लगा हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार इसको रूहों के वजूद पर यकीन आया। अगली सुबह इसने सबसे पहले घर खाली किया और कब्रिस्तान जाकर रक्षंदा और उसकी बच्चियों के कब्रों पर फातिहा ख्वानी की। ये सारा वाक़या इसके बुखार से देखते दमा की कारस्तानी थी। हकीकत वो आज भी फैसला करने से कासिर है।